नमस्कार दोस्तों, अरिहंत का विज्ञान का कैप्सूल हैंड रिटेन नोट जो चल रहा है अरिहंत का, उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक राशियाँ, गति, बल तथा गति के नियम, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के आंतरिक गुण, ताप, ऊष्मागतिकी, आवर्त एवं तरंग गति। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? वैद्युतिकी पढ़ेंगे आज हम लोग। फिर इसके बाद बचेगा अपना चुंबकत्व, प्रकाश और अर्धचालक। फिर आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने हम लोग वैद्युतिकी पे। वैद्युतिकी, यस, ये अपना रहा चैप्टर वैद्युतिकी। तो देखिए, वैद्युतिकी में पहले हम लोग पढ़ेंगे एक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है कि स्थिरावस्था में आवेश का जब अध्ययन किया जाता है, मतलब कि आवेश जब स्थिर है तो इसके अध्ययन के संबंधित शाखा को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है, तो घर्षण द्वारा जो उत्पन्न आवेश होता है, या जैसे जब भी दो वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, इसको आपस में रगड़ेंगे तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर या इसके इलेक्ट्रॉन कुछ उस पर चले जाएंगे, तो इन लोगों में इलेक्ट्रॉनों के कुछ आदान प्रदान कर हो जाता है, उसी के कारण उत्पन्न होता है आवेश। ओके सॉरी तो घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश। फिर इसका मात्रक क्या होता है, तो Q बराबर IT होता है। IT धारा होती है, T समय होता है, यानी एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग माप सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। ओके, आवेश के गुण क्या होते हैं, तो देखिए ये प्रकृति में, अच्छा आवेश आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दो ही आवेश होता है। ये प्रकृति में योगात्मक होते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आवेश हैं, 10 आवेश को अगर मिला के हम चाहें कि इसका एक मिले वैल्यू, तो ये आराम से मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए Q बराबर NE भी कस देते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है ना, तो इसे Q बराबर A भी तो लिख सकते हैं, 3 और Q, मतलब कि आवेशी है या इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए, तो मतलब कि 3 का गुणा करिए या 3 बार जोड़िए, वैसे ही n का गुणा करिए चाहे n बार E को जोड़िए, बात एक ही है। E का आपको पता है कि इसका चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इसका होता है आपका चार्ज। तो इतना बात आप लोगों को तो पता ही होगा। फिर देखिए, ये तो हो गया पहली बात, ये हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, आवेश संरक्षित रहते हैं, मतलब कि आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और नहीं नष्ट किए जा सकते हैं, बस घटते बढ़ते रहते हैं। और चौथी बात है कि समान आवेशित यानी पॉजिटिव अपने आप को प्रतिकर्षित करेंगे या विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे। ओके, देखिए कूलाम जी ने क्या नियम दिया था, तो आपने गुरुत्वाकर्षण में जो नियम पढ़ा होगा वही कूलाम जी ने नियम दिया था, बस पिंड के जगह वो करना है कूलाम, अरे वो आवेश। तो यानी जो अगर आवेश है एक Q1 एक Q2, थोड़ी कलर में चेंज कर लेता, इनके बीच की दूरी अगर आप मान लो कि आपकी R है, तो इसका जो लगने वाला बल होता है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को ये कांस्टेंट को हटाने के लिए आता है एक कांस्टेंट आता है K, जिसकी वैल्यू होती है, देखिए यही बात यहाँ पर सब लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसका ये इम्पॉर्टेंट है, पूछते रहता है कि वैल्यू कितनी होती है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। कैसे आएगा मात्रक तो आपको पता ही है कि न्यूटन हो जाएगा इसका, और मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका नीचे आएगा तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा। एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, सभी को पता रहता है, क्लास 9 से ही सभी लोग पढ़ने लगते हैं। तो ये चालक किसे कहते हैं, तो जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाए, मुक्त आवेशों द्वारा इसमें होता है। उदाहरण जैसे चांदी, सोना, समुद्री पानी, तांबा, ग्रेफाइट, ये सब। हाँ, चांदी सबसे बढ़िया चालक है, यह पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बस एक सेकेंड, सॉरी एक फोन आ रहा है।
और कुचालक क्या होता है, तो आवेश जिसमें प्रवाहित ना हो सके उसको कुचालक बोलते हैं, ये आवेश रहित होते हैं। और जैसे में शीशा, रबर, तेल, पॉलीथीन, शुद्ध जल। हाँ, अशुद्ध जल में नहीं होता है क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं, अशुद्ध जल में आयन होते हैं, उसके कारण होता है। अर्धचालक क्या होता है भाई, तो इसमें विद्युत जो चालक होते हैं उनसे कम होता है और ये कुचालकों से ज़्यादा होता है, और जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत ही प्रमुख हैं। विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, इसका एक एरिया होता है, ऑरा जिसे कहते हैं, जैसे किसी गुंडे का एक ऑरा होता है ना, वैसे इसका ऑरा होता है। तो इसका इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके अगर मान लीजिए कि इस गुंडे का कोई देखना है कि कितना पावर वाला या कितना खतरनाक है, तो इसके एरिया में जाके आप कुछ गलत काम करके दिखाइए, देखिए आप अगर छोटा मोटा काम के छोड़ दिया तो मतलब कि कम खतरनाक है, ज़्यादा तगड़ा किया छोटा काम पे भी आपको उड़ा दिया तो मतलब ज़्यादा खतरनाक है। तो मतलब वही होती है उसकी तीव्रता, यानी कितना तगड़ा है, ठीक है। तो अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही बात है कि विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मतलब कोई दूसरा है तो इसके क्षेत्र में आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करते, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितना तगड़ा आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं उसी को उसका क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। इसको मापते हैं, E बराबर F/Q, यानी Q आवेश आया तो उस पर कितना बल लगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, तो उसी को कहते हैं। F का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, यानी मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, एन ए राशि हो जाएगी सदिश। ओके, तो चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, तो पॉजिटिव में हमेशा बाहर की तरफ होगा और निगेटिव में अंदर की तरफ होगा। ओके, गुण, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती हैं और अप्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब कि एक दूसरे को काटती नहीं है। ये तो चुंबकत्व में भी गुण पाया जाता है। समान आवेश पर अनंत रेखाएं पाई जाती हैं। बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, जैसे चुंबक है तो हम ऐसे करता है ना बंद लूप का, जैसे मान लीजिए कि एक सेकेंड, ये मान लीजिए कि आपका एक चुंबक है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे रेखाएं होती है ना, तो बंद लूप का निर्माण करती हैं, अंदर अंदर ऐसे होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें खुला रहता है, बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, प्रकृति में संरक्षित रहती है। ओके, आगे चलिए देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। यस, आगे आपका दिया हुआ है विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, तो देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर होता क्या है, तो एक तरह से समझ लीजिए ना कि आपका कैसे, जैसे मान लीजिए कि घर के ऊपर एक टंकी आप रखते हैं, तो टंकी में पानी रखते हैं, तो वो पानी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा लेके, जैसे पानी चलाते हैं तो कुछ तो काम करते हैं ना, तो उस काम को जो करते हैं वही तो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। बस यही बात इसमें है कि आवेश को मान लीजिए कि कहीं पर रखा हुआ है तो उसमें कितनी ऊर्जा है, उसी को हम लोग विद्युत विभव कह देते हैं। अब विभवांतर क्या कह देते हैं कि अगर दो बिंदु हैं तो इनके इसका विभव इसका विभव का अंतर कर दीजिए, मतलब कितना डिफरेंट है, उसी को बोल देते हैं कि ये विभवांतर हो गया, यानी विभव का अंतर हो गया। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है और ये है अनंत से, तो फार्मूला एक ही होता है, V बराबर W/Q, और यहाँ पे तो फार्मूला एक ही होगा ना, जैसे एक में से दूसरा वाला को घटाएंगे तो फार्मूला तो एक ही आएगा। मान लीजिए A बिंदु से B बिंदु को घटा रहे हैं तो W/Q होगा, तो विभवांतर और विभव फार्मूला तो एक ही रहेगा। चलिए जी, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा आपका जूल पर कूलम, और यह एक अदिश राशि है। इसी को हम लोग इसका मात्रक एक होता है बोल्ट, उसी को शॉर्टकट में बोल्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है
कि 12 इंटू 10⁴ कूलाम आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यानी कितना दे दिया, ये W दे दिया और ए Q का वैल्यू दे दिया। बस फार्मूला पर रखना है V बराबर W/Q, जो यहाँ पर रख दिया है। तो उसी को सॉल्व कर दिया है, 1875 वोल्ट आ गया है। विद्युत धारिता देखिए, तो एक कैपेसिटी क्या होता है जी, विद्युत धारिता। तो देखिए, चालक को दिया गया आवेश बटा में चालक के विभव में वृद्धि। अब दिए उसको आवेश और कितना वृद्धि हुआ, उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसका फार्मूला होता है C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। ठीक है, मात्रक फैराड होता है, शॉर्टकट में फैराड, इस तरह तो आपको पता ही है कि कूलाम पर वोल्ट होता है और इसको शॉर्टकट में फैराड भी बोलते हैं, जैसे उसको वोल्ट बोलते थे। तो संधारित्र का मात्रा, ये धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। अब जैसे तो उदाहरण दिया है कि C अपने आप लिख दिया है कि C इतना माइक्रोफैराड का है, माइक्रोफैराड लिखा है तो आपको 10⁻�6 लगाना पड़ेगा, तब आएगा ये फैराड में। धारिता का एक चालक अधिकतम वोल्टेज 6 किलोवाट दे दिया, तो आपको इसमें भी 10⁻³ लगा के वोल्ट मिलाना पड़ेगा, किलो वोल्ट वहन करता है। तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा, तो देखिए Q बराबर CB हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए C बराबर QB होता है, Q/V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, CB हो जाएगा ना। तो उसी बात को अब C का वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए C का वैल्यू रख दिया, -6 लगाया है माइक्रो को हटाने के लिए, और किलो को हटाने के लिए 10⁻³ लगाया है, गुणा कर दिया है, आ गया है 6 × 10⁻⁻3। तो मैं आशा करूँगा आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, तगड़ा वाला। संधारित्र क्या होता है, तो वह युक्ति जो किसी तारक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश संग्रहित रहता है। मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी भाई एक टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा बस ये लाइट दे देता है, ठीक है। कैपेसिटर जैसे आप देखते हैं फैन वैन में लगा रहता है कैपेसिटर, शुरुआत में चलाने के लिए पंखे को चाहिए ज़्यादा एनर्जी, तो यही दे देता है। तो इसके आकार में परिवर्तन न करके इसमें आवेश में बस संग्रहित रहता है, इसलिए पंखे उंखे में से आप निकालते होंगे, या लाइट में ही उसको चार्ज रहता है। अगर उसको पहली बार रहता है ना संधारित्र, जैसे गोल हुआ रहता है। अरे यार ये क्या बन गया, ऐसा रहता है आपका, इसमें 2 वायर होते हैं, अगर इसको लगाने पे करंट मारता है या चिंगारी स्पार्क निकलता है ना, तो और तुरंत डिस्चार्ज भी होता है, तो उसमें अपना आवेश का मात्रा रहता है, तो उसी को संधारित्र कहते हैं। तो इसके में कुल मिला के आवेश को संग्रहित किया जाता है। ओके, अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है जी। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश जो जाता है इधर उधर, उसी के कारण उत्पन्न होती है धारा। अब उसको मापने के लिए कि इतना मान लीजिए कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तभी तो हम लोग को पता चलेगा जी धारा। तो मतलब कि उसी को कह देते हैं धारा। कि 10 सेकेंड में मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि 20 कूलाम प्रवाहित हो गया आवेश, तो मतलब कि धारा तभी पता चल पाएगा। तो उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं धारा। I बराबर Q/T, ठीक। इसका मात्रक होता है एम्पियर, नहीं तो इस तरह कहेंगे कि कूलाम पर सेकेंड होता है, ये देखिए उसी को कहते हैं हम लोग एम्पियर। इसको A से प्रदर्शित भी करते हैं। ओके, और हाँ एक बात इसमें ध्यान रखने की, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित की विपरीत दिशा में होती है। 1 एम्पियर धारा 6 × 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अगर इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जाते हैं तो 1 एम्पियर की धारा बहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसे तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ना, Q बराबर NE से 1 इलेक्ट्रॉन है, और फिर Q बराबर IT लगा देंगे, IT यही वाला फार्मूला है, निकालेंगे सॉल्व करेंगे। हालांकि आप लोग निकाले भी होंगे। उच्च विभव निम्न हमेशा, हाँ धारा ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है, एकदम विभवांतर वाला। हमेशा जहाँ उच्च विभव रहेगा या निम्न विभव है, तो जैसे पानी बहता है ऊपर से नीचे, वैसे भी ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ओके,
ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है, द्रव में आयन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण चलता है, जबकि अर्धचालक में कोट होल या ये छिद्रों के कारण चलता है, इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है। ओके, इलेक्ट्रॉन तो सभी में रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, इसमें होल कोटर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आयन इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है। अब देखिए धारा भी, ये तो धारा का प्रवाह बता दिया, धारा क्या होती है ये बता दिया। अब धारा के प्रकार बता देता हूँ। तो धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और निर्दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्ती दिशा में आवेश का प्रवाह होता है, जबकि एक स्थिर दिशा में ही आवेश का प्रवाह होता है निर्दिष्ट धारा में, जिसे एसी और डीसी बोलते हैं। देखिए ये लाइट वाली आपकी जो आती है गाँव में, मतलब कि घरों में ये होती है अपनी बैटरी वाली। ओके, आगे चलिए। ओम, अब ओम के जी ने नियम क्या बताया था भाई? तो 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित इसे किया गया था, ये ओम का नियम। और इन्होंने बताया था कि यदि चालक के, देखिए आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि यदि चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर आप समझ ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक बह रहा है, तो उनके बीच का जो विभवांतर है यानी जो अंतर है उसमें प्रवाहित धारा के, यानी तो आपको भी पता है कि ऊपर वाला से नीचे की तरफ बहेगा, तो इसके अनुक्रमानुपाती ही होगा ना। तो विभवांतर जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी हटाने के लिए एक आता है नियतांक जिसे कहते हैं आर, और आर को ही बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। तो वोल्ट पर हो गया एम्पियर, इसका मात्रक प्रतिरोध का वोल्ट पर एम्पियर हो गया। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ओम, क्योंकि ओम ने खोजा था ना, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, अब यहाँ पर दिया है प्रकार ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध क्या होता है। तो ओम के नियम का जो पालन करके लगता है प्रतिरोध उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का चार। और जो ओम के नियम का पालन करके नहीं लगता है उसे कहते हैं अनोमीय प्रतिरोध, जैसे डायोड बल्ब। ओके, चलिए। हाँ, इनका एक आता है वो क्या बोलते हैं ए, अरे भाई सीधा बन, क्या बोलते हैं भाई, ग्राफ। तो ये 45 डिग्री का ग्राफ बनता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक का वह गुल जिसके कारण वह विद्युत धारा, आपको पता है प्रतिरोध मतलब कि रोकने का काम करेगा। अब विद्युत मतलब विद्युत को, तो अगर कोई तार है, चालक है, चालक मतलब तार ही में, तो हम लोग वायर में ही तो लाइट को प्रवाह कराते हैं। तो जब किसी वायर का वह गुल जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह यानी बहने का विरोध करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है, जो भैया मैं इसका फार्मूला बता दिया हूँ कि V I बराबर, इसी को याद रखिए, ये ज़्यादा आसान रहता है, V बराबर IR, इसका मात्रक ओम होता है। हालांकि R इसमें प्रतिरोध है, हालांकि फार्मूला शुद्ध होगा R बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फार्मूला शुद्ध होगा R बराबर V अपन I, ये होगा ना। लेकिन याद करने में V बराबर IR ही आसान रहता है। तो इसका मात्रक ओम हो गया। ओके, चलिए। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कारक है? तो देखिए, अगर लंबाई अगर ज़्यादा रहेगी तो मान लीजिए कि यहाँ रोक रहा है, यहाँ पर जितने लंबाई बढ़ेगी उतने तार रुकते हुए धरा जाएगी, यदि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। लेकिन तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है। मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि अगर इसकी मोटाई बढ़ा देंगे तार की, तो इसका प्रतिरोध पर सीधा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जैसे समझने के लिए बस मान लीजिए कि यहाँ पर ये रुक रहा है, यहाँ पर चला जाता है, लेकिन इसे जगह मिल जाएगा, इधर से घुस के भाग जाएगा। ओके, बस ये रटने के लिए है, मतलब ध्यान देने के लिए। तो ये बात है कि लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा, और इसका चौड़ाई अगर आप इसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो घटेगा, मतलब ऊपर रहता है संबंध, तो घटेगा ही ना जी, घटेगा नहीं, मतलब कम प्रतिरोध होता जाएगा। देखिए, अब इसी को दोनों को मिला देंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, अरे R अनुक्रमानुपाती L अपन A हो जाएगा। अब पता है कि अब
अनुक्रमानुपाती का प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, तो इसको हटाने के लिए कोई ना कोई एक नियतांक आएगा। तो नियतांक आता है R बराबर ए रो आता है और L अपान ए हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला यहाँ से डेराइव हो जाएगा क्या भाई, आर ए अपान एल, आर ए अपान एल, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ बताया भी है कि विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधकता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसे दिखाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखिए ऐसे भी करके फार्मूला निकाल सकते हैं कि इसका जैसे होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा में धारा घनत्व, और इसको सॉल्व करेंगे जैसे ई का वैल्यू रखेंगे, फिर जे का वैल्यू रखेंगे, तो करके अगर सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर बी का वैल्यू करेंगे तो फिर यही फार्मूला आपका डेराइव होके आएगा। अब मान लीजिए कि ये ओम है, सॉरी यार ये क्या हुआ, आर का तो मात्रक ओम होगा और इसका मीटर स्क्वायर होगा और नीचे मीटर होगा, लंबाई है तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो इसका हो जाता है ओम मीटर। इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध का एक खास बात है कि ये लंबाई और चौड़ाई पर इस पर डिपेंड नहीं करता। अरे भाई भाग क्यों गया यार, हाँ ये इस पे एरिया पर या लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध आपका इस पे प्रकृति तार के प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध उसका गुण होता है। जैसे मान लीजिए कोई एल्युमिनियम का तार है या किसी चीज़ का है, लोहे का है या जिस चीज़ का है, तो वो कितना रोकता है उसका, उसके जो अंदर पदार्थ है उनका गुण है विशिष्ट प्रतिरोध, जबकि ये लंबाई चौड़ाई का गुण उसके प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध ये थोड़ा सा विशिष्ट है, क्यों, क्योंकि इसके पदार्थों का गुण है। बहुत घाच माच हो गया है, सॉरी, डिलीट डिलीट। चलिए उसी को सॉल्व करके लिखा है, इतना हम लोग को बहुत महान विद्वान नहीं बनना है, परीक्षा पास करना है। तो ओम का नियम इससे यही देखिए लास्ट में लाया है, रो बराबर आर ए अपान एल ओम मीटर। ओके, अब चालकता क्या होता है, तो भाई वही प्रतिरोध को आप उल्टा कर दीजिए, प्रतिरोध को उल्टा कर दीजिए तो उसी को चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाता है, नहीं तो उसी को हम लोग महो कहते हैं या इसको साइमन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, फिर अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए जैसे चालकता में आप इसको उल्टा कर दिए प्रतिरोध को, उसी तरह विशिष्ट चालकता में विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा कर दीजिए तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका हो जाएगा मात्रक, और यही हो जाएगा विशिष्ट चालकता। यहाँ पर एक ऐसे छोटा सा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, रुकिए पहले डिलीट मिटा दो। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रतिरोध जो आर है वो तार कितना विरोध करता है, जैसे लंबाई, मोटाई, सामग्री, इन सब पर डिपेंड करता है। विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो पदार्थ सिर्फ सामग्री पर निर्भर करता है, वैसे चालकता विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ सामग्री पर करते हैं। प्रतिरोधकता को प्रतिरोध का उल्टा होता है। यह सब क्या दिया कि तार कितना विरोध करता है, पदार्थ की बिजली रोकने की क्षमता। देखिए असली बात यही है, ठीक है। लिखा है कि प्रतिरोध क्या है, तो तार कितना विरोध करता है, विशिष्ट प्रतिरोध में तार के पदार्थ मतलब पदार्थ कितना बिजली का रोकते हैं। प्रतिरोधकता क्या है, बिजली बढ़ने को आसानी है कि नहीं है। चालकता क्या है, तो पदार्थ के बहाव की क्षमता, उसी का उल्टा है, जैसे जो एक काम करता है उसी का उल्टा कर दीजिए तो चालकता हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूँ। अब देखिए विभिन्न पदार्थों के ये प्रतिरोधकता कितनी होती है, जैसे चांदी की कितनी होती है, कुछ का पूछता है, इंपॉर्टेंट का हम लोग देख लेते हैं। जैसे चांदी का 1.6 × 10⁸ बहुत कम पूछता है। 1.60 × 10⁻⁸ होता है। टंगस्टन का कितना होता है, तो आपका या चांदी का याद कर लीजिए और एल्युमिनियम का याद कर लीजिए कि एल्युमिनियम का 2 × 63 × 10⁵ होता है। अचालक में
पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं तो नहीं कहूँगा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि याद होता नहीं है। काट 10⁻14 से 10⁻14 है, वैसे ही हीरा का याद करना है तो कर लीजिए 12 से 10⁻12 से 13 है। मिश्र धातु में मैग्नीज नाइक्रोम का अगर याद करना है तो कर सकते हैं आप। 100 इंटू 10⁻8 है। ओके, और इन सबको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, वीडियो को पॉज मतलब रोक के। अब यहाँ पर देखिए उसको कुछ 15 मीटर लंबा यानी एल दे दिया, 6 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार, यानी देखिए ये दे दिया। अनुप्रस्थ काट मतलब कि जो ये तार होता है ना, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ये जो ये ऊपर का जो क्षेत्रफल है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक, धारा प्रवाहित की गई और उसका प्रतिरोध आल दे दिया। मापा गया प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो पूछ दिया है। आपको पता है ना जी कि रो बराबर RA/L होता है। R का मान रखिए, A का L का रखिए, सब तो दिया ही है। R का वैल्यू दिया ही है, A का दिया, L का दिया, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू रख दिया है। 2 इंटू 10⁻7 ओम मीटर हो गया। अब देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जब भी किसी चीज़ में मान लीजिए कि वायर है, वायर में हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं ना, तो ये तार गर्मा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, देखिए वही बात लिखा है कि अगर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो अगर आवेश को प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने में कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, जैसे प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा का व्यय होगा, और जो ऊर्जा व्यय होगी वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी, उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और W बराबर होता है V इंटू क्यू। आप लोग V बराबर W/Q देखे थे ना, उसी को तो बस ऐसे कर दिया है, VQ यानी W बराबर इधर कर दिया तो W/VQ हो गया, यही ना हुआ। तो इसी को अगर यहाँ पे मान रख देंगे, Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो Q का मान रख देंगे तो VIT हो जाएगा। फिर आपको पता है कि V का वैल्यू V बराबर IR होता है, IR होता है, V बराबर IR होता है, तो IR का रख देंगे वैल्यू, V बराबर होता है I²R हो जाएगा। उसी को मॉडिफाई किया है, तो ये मॉडिफाई तो आप लोग भी किए होंगे क्लास 19 में बहुत। फिर मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और इसका जो व्यवहार में हम लोग मात्रक लेते हैं किलोवाट घंटा लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं अपना मीटर में। जूल का उसमें प्रभाव, तो उसमें प्रभाव H बराबर I²RT होता है, कितना मतलब उष्मा है उत्पन्न करेगा, ये हीटर वाले क्वेश्चन में पूछता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि धारा है, ये प्रतिरोध है, समय है, तो H बराबर I²RT। हाँ, विद्युत शक्ति वाला भी पूछता है कि P बराबर VI, तो सीधा सीधा ना पूछ के थोड़ा इन पे ये घुमा के ये वाला फार्मूला पूछता है। तो यहाँ पर V का जैसे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर I का वैल्यू रखा है, तो जैसे V बराबर IR होता है ना, तो I का बराबर कितना हो जाएगा, V/R, तो उसी का वैल्यू रख देगा I का, तो देखिए V²/R हो जाएगा। अब फिर V का बराबर IR रख देगा तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है शक्ति। और ये आपको पता है कि शक्ति का विद्युत शक्ति का मात्रक होता है अश्व शक्ति यानी HP, नहीं तो इस तरह अगर लेंगे तो जूल पर वाट हो जाएगा, जूल पर वाट हो जाएगा। ओके, नहीं तो यहाँ से भी आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, जैसे वोल्ट एम्पियर हो गया, उसी को मॉडिफाई करेंगे तो जूल पर वाट हो जाएगा। एक यूनिट में तो पता है कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, और एक यूनिट जो होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है, उसी को हम कहते हैं कि एक यूनिट बिजली की 2 यूनिट, और यूनिट के हिसाब से सरकार भी अपना बिजली बेचती है। ओके, उसी को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब उसमें ऊर्जा का अनुप्रयोग क्या है, तो विद्युत बल्ब है, जो टंगस्टन का जो महीन उसमें स्प्रिंग जैसा लगा रहता है, फिलामेंट उसको जो कहते हैं, वो उसका प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध रहेगा तभी तो
क्या बोलेंगे, विद्युत को रोकेगा तो गर्म होगा, और ये गलनांक भी उच्च होता है। अगर मान लीजिए कम गलनांक रहेगा तो तुरंत पिघल जाएगा और फूट जाएगा। इसमें कौन सी गैस रहती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस रहती है। विद्युत स्त्री प्रेस की बात कर रहा है, तो तार नाइक्रोम धातु का होता है जिसमें निकेल और क्रोमियम का बना रहता है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम। विद्युत हीटर, तो चीनी की मिट्टी की प्लेट में नाइक्रोम के वही तार लगाया जाता है जो ये बल्ब में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। फ्यूज, तो फ्यूज देखिए, फ्यूज जैसे मान लीजिए कि एक खम्भा पर से तार लाए और ये आपका घर, ऐसे कर देता हूँ, ये मान लीजिए कि ये पोल है और ये आपका घर है, यहाँ से लाए तार, तो बीच में फ्यूज को जोड़ देते हैं, ऐसे फ्यूज को बीच में से जोड़ देते हैं। अब फिर यहाँ से आप अपना, यहाँ से फिर अपना घर में कर लीजिए। अब क्या हुआ कि कुछ यहाँ पर दिक्कत हुआ, ज़्यादा आएगा, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आएगा, या आपके घर में कहीं शॉर्ट किया तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक, तो इसी को फ्यूज कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए पहले तो ये समांतर क्रम में, अच्छा समांतर क्रम से याद आया कि एक जगह समांतर क्रम दिया हुआ था, मैं छोड़ दिया, प्रतिरोधों का किधर गया, हाँ, प्रतिरोधों का संयोजन देखिए श्रेणी क्रम में होता है और ये समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एकदम लाइनें से जोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है कि धारा तो समान रहती है लेकिन विभव असमान हो जाता है, यहाँ और यहाँ समान हो जाता है। और ये इसमें क्या होता है, समांतर में क्या होता है कि लाइन से न जोड़ के सबका एक सिरा एक जगह और दूसरा वाला सिरा एक जगह जोड़ दिया जाता है, और इसको 1/r बराबर 1/बटा में करके जोड़ा जाता है, ये लिखा हुआ है। और धारा समान रहती है लेकिन विभव जो होता है समान होता है। इसका उपयोग घरेलू यंत्र और वोल्टमीटर में करते हैं, जबकि इसका श्रेणी क्रम में यूज स्विच में करते हैं, फ्यूज में करते हैं, अमीटर में करते हैं। तो अमीटर में पूछता है श्रेणी क्रम में लगा रहता है, और फ्यूज तार भी अपने में श्रेणी क्रम में लगा रहता है। ये देखिए वहाँ से याद आया, भूल गया था मैं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ, तो फ्यूज तो मैं बता दिया था ना कि लघु पथन, बहुत भारी भारी वर्ड लिखा है, झूठे, अति बार बचाने वाला अव्यय, मतलब कुल मिला के हानि को बचाने वाला अव्यय। मिश्र धातु तांबा, टीन और शीशे से निर्मित होता है। वर्तमान में एमसीबी मतलब कि लघु परिपथ विच्छेद का उपयोग, ठीक है, वही नया डिवाइस आ गया है तार न लगा के। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्या है भाई, तो अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर विलयन का आयनों में विघटन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या कर दिया भाई, देखिए कहा है कि जब अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है तो उसमें आयन विभक्त हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव वाला एक तरफ चला जाता है, निगेटिव वाला एक तरफ चला जाता है, उसी को बोल रहा है कि विघटन हो जाता है। तो कहा है कि विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था, जिसे में विद्युत सेल और विद्युत लेपन। अब विद्युत सेल क्या होता है, अब इसी के बारे में दिया है। तब विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q होता है। कहेंगे कि तो वोल्ट हो गया था, एक तरह से वही है, वोल्ट ही समझ लीजिए कितना पावरफुल है। तो विद्युत वाहक बल W/Q हो गया, इसका मात्रक जूल पर कूलाम हो गया, इसी को वोल्ट कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर, वही बात, विद्युत वाहक या विभवांतर V बराबर W/Q, या इसी को IR कहते हैं, और या इसी को E-IR, ये वाला ज़्यादा प्रचलित है, E-IR कहते हैं। R क्या है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, एक बाहर प्रतिरोध होगा सेल का, एक अंदर होता है जो अंदर लगेगा सेल के, तो R होता है। इसे स्मारक से दिखाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। आंतरिक प्रतिरोध वही अंदर जो उसको विद्युत धारा निकलने से रोकेगा। ये तो आर बड़ा वाला आर तो तब काम करेगा ना जी, जब वो धारा निकल के तार में बहने लगेगी, वायर में, अंदर में भी निकलना से पहले ही आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा कि भाई इतना कम होकर निकल। तो आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर विद्युत वाहक बल यानी E/V यानी वोल्ट -1, और ये कोष्टक में बन करके आर, तो E/V -1 × R। सेल का में प्रवाहित धारा कितनी होती है, I बराबर E बटा में Y प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध।
ठीक है। तो ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सेल के प्रकार क्या होता है तो आपको पता है कि एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल को एक बार यूज कर लेंगे तो फेंक देंगे, चार्ज नहीं कर पाएंगे। द्वितीयक सेल को एक बार यूज कर लेंगे तो फिर उसको चार्ज कर लेंगे। ओके, यानी ये यूजेबल होता है। जितना हम लोग लाइट साइट में इसमें चार्ज करते हैं मोबाइल में, वो सब द्वितीयक सेल है। अब देखिए सेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया है सेल के प्रकार, प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है। यहाँ पर सेल का नाम दिया हुआ है। और एनोड पता है आपको निगेटिव हो गया, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। विद्युत वाहक बल, हालांकि ये चेंज भी होते रहते हैं, अब वो उसकी विशेष स्थिति है। ये विद्युत वाहक बल वोल्ट में दिया है। और यांत्रिक प्रतिरोध किसका कितना होता है ये सब नहीं पूछेगा, बस पूछ देता है आपसे में एक ही बात कि बताइए लेक्लांसे जो सेल है, शुष्क सेल है या डेनियल सेल है। ज़्यादा उसमें भी लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल किस सेल का उदाहरण है तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल या सारीय संचालन जो है या बाइक्रोमेट, ये सब किसके हैं, या वेस्टर्न कैडियम, तो ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। ओके। और हाँ देखिए कार्बन का एनोड होता है जो बीच में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ता हमेशा कैथोड का काम करता है। और अमीटर, सॉरी यार हम भी एकदम जल्दी सोच रहा हूँ खत्म हो। फिर अमीटर की व्याख्या क्या है। अमीटर देखिए एक बीच में जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम में, विद्युत धारा का मापन उपकरण करता है, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। और ये प्रतिरोध इसका शून्य होता है आदर्श, हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता लेकिन होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है कि विभवांतर मापन का ये काम करता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट किसका बात है कि विभवांतर कहते हैं उसी को नापेगा। और ये समांतर क्रम में याद रहता है, ठीक है। प्रतिरोध इसका अनंत होता है तब इसे आदर्श माना जाता है। और ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है तो देखो ये दिशा को नापता है भाई। विद्युत धारा में उपस्थिति दर्शाने वाला उपकरण है उच्च प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर में, और उच्च प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाकर वोल्ट मीटर में, ठीक है। श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर में और ये उच्च प्रतिरोध के समांतर क्रम में अमीटर में, ठीक। अमीटर में समांतर क्रम, वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम लगा के इसे लगाया जाता है, ठीक है। ये धारा की उपस्थिति को बताता है दिशा को। तो ये दिया ना धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, जाएगा तो ये सुइया हिलती है ऐसे ऐसे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, उसका भी सुझाव दीजिए। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।